स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में टेंशन बढ़ रही है और इसी बीच एक सवाल सामने आता है। क्या दुनिया अब भी एक ही देश पर निर्भर है या अब सब अपने अपने हिसाब से खेल रहे हैं? इसी माहौल में डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा खुलकर सामने आया। President Trump is warning that NATO could face a very bad situation if its member countries don't help deal with Iran. लेकिन इस बार निशाने पर दुश्मन नहीं बल्कि अपने ही सहयोगी देश हैं। ट्रंप ने साफ कहा, जिन देशों की अमेरिका सालों से सुरक्षा करता आया वही अब पीछे हटते दिख रहे हैं। यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह एक तरह की चेतावनी थी कि अब अमेरिका अकेले सबका जिम्मा उठाने के मूड में नहीं है। NATO's making a very foolish mistake, and I've long said that. अब बात करते हैं असली जगह की, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। यह कोई आम रास्ता नहीं है। दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से गुजरता है। सोचिए, अगर यहां दिक्कत हो जाए तो असर सीधा पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ईरान की तरफ से बढ़ती गतिविधियों ने माहौल ऐसा बना दिया है कि कई बड़े तेल टैंकर अब इस रास्ते से बच रहे हैं और नतीजा तेल की कीमतों में तेजी से भी ऊपर, कुछ जगहों पर 30 से 40% तक उछाल। मतलब पेट्रोल डीजल से लेकर हर चीज महंगी होने का खतरा बढ़ गया है। अब अमेरिका ने क्या किया? उसने अपने सहयोगियों से कहा, अपने युद्ध पोत भेजो और टैंकरों को सुरक्षित रखो। लेकिन यही से कहानी पलट गई। जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी वही सबसे ज्यादा सोच में पड़ गए। यही पर ट्रंप बढ़ गए। उन्हें लगा सब अमेरिका पर निर्भर तो हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने में पीछे छूट रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा हुई यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की, जहां के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर तुरंत कोई बड़ा फैसला लेते ही नहीं दिखे। रिपोर्ट्स कहती हैं एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने जैसे फैसले तक भी अभी चर्चा चल रही है। पर ट्रंप ने तंज मारा, अगर नेता ही फैसला नहीं ले पाए तो फिर संकट में लीड कौन करेगा? अब फ्रांस को देखिए, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा रास्ता खुला रहना जरूरी है, लेकिन उन्होंने अपने कदम थोड़े संभल कर रखे। उनका एयरक्राफ्ट कैरियर सीधे टकराव में नहीं बल्कि थोड़ा दूर तैनात है। मतलब स्थिति पर नजर भी और जोखिम से दूर भी। जर्मनी ने तो साफ ही मना कर दिया। उनका कहना है जब हालात इतने तनाव वाले हैं तो सेना भेजना जोखिम भरा है। We are ready to ensure safe passage through the Straits of Hormuz diplomatically. However, there will be no military participation. इससे एक बात और साफ हो गई, यूरोप पूरी तरह एकजुट नहीं है। हर देश अपना फायदा देखकर फैसला ले रहा है। एशिया में जापानी बहुत सोच समझकर चल रहा है। अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं लिया है, सब कुछ कानूनी और रणनीति के हिसाब से। मतलब कोई भी देश जल्दी से युद्ध में कूदना चाहता ही नहीं। अब सवाल अमेरिका खुद क्या कह रहा है? संकेत मिल रहे हैं कि सीधे टैंकर बचाने के बजाय ईरान को कमजोर करने की कोशिश हो सकती है, यानी ऊपर से नहीं, सीधे जड़ पर वार। लेकिन इससे टेंशन और बढ़ सकती है। इस पूरे मामले ने नाटो की हालत भी दिखा दी है। दुनिया का सबसे मजबूत गठबंधन, लेकिन अंदर से थोड़ा बिखरा हुआ। एक तरफ अमेरिका दबाव डाल रहा है, दूसरी तरफ उसके साथी पीछे हट रहे हैं। अब असर सिर्फ राजनीति तक नहीं, तेल महंगा तो सब महंगा, ट्रांसपोर्ट, खाना, उद्योग, सब पर असर। और आखिर में झटका आम लोगों को मिलेगा। इंडिया इस पूरी स्थिति को बैलेंस करके देख रहा है, ना तो जल्दी कोई कदम ले रहा है ना कोई आक्रामक फैसला। एक और चीज जो कम दिखी है वो है शिपिंग और इंश्योरेंस का खर्चा। जैसे ही खतरा बढ़ता है इंश्योरेंस महंगा, यानी जहाज चलाना महंगा हो जाता है और अंत में तेल और महंगा हो जाता है। अब बात करें ईरान की रणनीति की, सीधा युद्ध नहीं, लेकिन वो लगातार दबाव बना रहा है। इसे कहते हैं ग्रे जोन वॉरफेयर, जहां बिना युद्ध घोषित किए दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर चोट की जाती है। अमेरिका के अंदर भी इस पर बहस चल रही है। कुछ लोग कहते हैं सीधा एक्शन लेना चाहिए, दूसरे कहते हैं नहीं, इकोनॉमी और साइबर तरीके ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सीधा युद्ध बड़ा रूप ले सकता है और इसमें जान माल का भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। यूरोप भी इसलिए पीछे है क्योंकि वो मिडल ईस्ट के तेल पर निर्भर है। अगर हालात बिगड़े तो सबसे पहले असर वही पड़ेगा। इसी बीच चाइना और रशिया भी चुपचाप खेल देख रहे हैं। चीन चाहता है तेल सप्लाई बनी रहे और रूस ऊंची कीमतों से फायदा उठा सकता है।
एक और साइलेंट बैटल चल रही है, साइबर वॉरफेयर, जहां सिस्टम हैक, कम्युनिकेशन प्रभावित होता है और बिना गोली चलाए नुकसान हो जाता है। अब असली सवाल, क्या ये सिर्फ एक जगह का संकट है या पूरी दुनिया के पावर गेम का नया दौर?